Hello students, welcome to Dia Educates. Smart Mind, Smart Solutions. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी तिवारी योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है वो हमारा फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है, गोल गाइडर्स में बेसिकली ऐसा क्या है कि अब हम आपका फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स में वो बहुत क्वालिफाइड है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट? तो हम क्या करते हैं, चैप्टर्स को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उस पे बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, आपको क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें बिल्कुल अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 2021. Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, and उनके पास 18 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैकल्टी रह चुके हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी है, टीचिंग भारत की एक्स फैकल्टी रह चुकी हैं, एग्जाम फेयर की एक्स कंटेंट क्रिएटर है 11th और 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैकल्टी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। सो बेसिकली हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम। हमारी कोशिश है कि आप अपने गोल अचीव कर पाए। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने एंड fill the above link given there and then you will join directly to our group that is दिया जेम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जेम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जेम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। So let's start with the class 9 science chapter 9 force and laws of motion. So students, आज के हम सेशन में हम क्वेश्चन सेशन करने वाले हैं जिनके टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया एंड मोमेंटम। सो आज हम इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनसे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें अगर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं या कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन या कोई भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी क्लास रखी थी जिसमें हमने इसकी थ्योरी एक्सप्लेन की थी कि ये सारे टॉपिक्स क्या होते हैं, फोर्स क्या होती है, फोर्स कितनी तरह की होती है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन एंड देन इनर्शिया एंड मोमेंटम हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम उनके क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, that is water tank filled up to 2/3 of its height is moving with a uniform speed. On the sudden application of the brake, the water in the tank would A move backward, B move forward, C come to the rest, D is B unaffected. So students, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक वाटर टैंक है जो कि 2/3 हाइट में भरा हुआ है पानी से और वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। सडनली हमें जो हमारा ट्रक है या फिर वो जो टैंक जिस भी ट्रक में था उसको ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ जाती हैं। सो उस सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक से जो वाटर है वो किस तरफ मूव करेगा, मीन्स वो बैकवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, रेस्ट पर आएगा या वो अनअफेक्टेड रहेगा। सो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को आप इस तरह से ले सकते हैं कि जब आप एक बस में ट्रैवल करते हैं, सपोज इफ देयर इज अ बस और आप इस बस के अंदर हैं, यहाँ पर जब आप बैठे होते हैं बस के अंदर, जनरली आपका जो ड्राइवर है वो ब्रेक से अप्लाई करता है तो क्या होता है, आप आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं, आप आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी मोशन में थे, क्योंकि सेम विद दिस ट्रक टैंक
एक टैंक है जिसके अंदर पानी है, जब ये टैंक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके अंदर जो वाटर है वो भी इसी डायरेक्शन में आगे फर्दर मूवमेंट में है, तो वो उसका जो इनर्शिया है, यहाँ पे हम इनर्शिया अप्लाई करेंगे, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पर क्या है, वो मोशन में रहना ही पसंद कर रहा है, पर जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई हुई उस पर एक फोर्स लगी, वो अपने आप को कुछ देर तक मोशन में रखेगा, और मोशन किस तरफ था, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन के मोशन में ही रखेगा, दैट मीन्स वो वाटर जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। सो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हियर B part is the correct option. Now move on to the next question, that is, the question is, inertia is a property of a body by virtue of which the body is A, unable to change by itself the state of rest, B is unable to change by itself the state of uniform motion in a straight line, C is unable to change by itself the direction of motion, and D unable to change by itself the state of rest or uniform motion in a straight line. So students, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो इनर्शिया है वो बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें बॉडी क्या कर सकती, मतलब बॉडी की प्रॉपर्टी है। अब हमें बताना है कि वो क्या ऐसा है इनर्शिया जो इनर्शिया में होता है। सो ए पार्ट में हमें बोला गया है कि बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को खुद से चेंज नहीं कर पाती। बी पार्ट में बोला गया है कि वो अपने आप को अगर एक यूनिफॉर्म मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो वो उसे चेंज नहीं कर सकती। या अनेबल टू चेंज इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि वो अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। या फिर इट इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, की दोनों ही चीजें करेक्ट हैं कि वो ना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकती है, ना वो यूनिफॉर्म मोशन है ना स्ट्रेट लाइन को चेंज कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, वैसे अगर हम देखें तो इसमें सारे ही ऑप्शंस हमें करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो अगर बॉडी रेस्ट पे है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या उसकी जो भी डायरेक्शन है वो उसको चेंज नहीं करती है। सो यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि इनर्शिया बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें बॉडी जिस भी स्टेट में है वो स्टेट में रहना पसंद करती है, इफ इट इज इन रेस्ट और इट इज इन मोशन। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो आप यहाँ पे करेंगे दैट इज द ऑप्शन डी, बिकॉज डी ऑप्शन हमें कहता है कि बॉडी रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, यही प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, अ राइडर ऑन अ हॉर्स बैक फॉल्स बैक when the horse starts running all of a sudden, because एक राइडर है जो कि हॉर्स की बैक पे बैठा हुआ है, मींस ही इज हॉर्स राइडिंग, और वो पीछे की तरफ गिरता है जब हॉर्स एकदम से भागना शुरू हुआ है, वो भागना स्टार्ट करता है। तो ये क्यों होता है? द ए पार्ट इज राइडर इज टेकन बैक, कि राइडर अपने आप पीछे हो गया। बी इज द राइडर इज सडनली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, कि वो डर गया गिरने से जिस वजह से वो पीछे गिर गया। ये सी इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एट रेस्ट, की जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसने उसकी अपर बॉडी जो बॉडी थी जो हॉर्स के ऊपर वो बैठा था उसको रेस्ट पर ही रखा, वेयर एज जो लोअर पार्ट था बॉडी का वो मूव कर गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस जो हॉर्स के साथ मूव करा, जिस वजह से वो नीचे गिर गया। या फिर द डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें पता है कि जो अगर एक हॉर्स है, सपोज इट इज अ हॉर्स और एक बॉडी उस पे बैठी हुई है, तो इसके जो पैर हैं वो नीचे वाली बॉडी के साथ, आपने देखा होगा हॉर्स राइडिंग के वक्त पे जो हॉर्स राइडर होता है उसके पैर बॉडी के ऊपर होते हैं और उसकी बॉडी जो होती है अबव वो ऊपर होती है। वो अपने आप को, ये सारी चीजें इनर्शिया पे डिपेंड है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये दोनों ही रेस्ट पे हैं। एकदम से हॉर्स आगे की तरफ मूव किया जिसकी वजह से इसकी लोअर बॉडी हॉर्स के साथ साथ मूव करी, बट इसकी अपर बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती थी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, जिस वजह से नीचे बॉडी आगे मूव हो गई और ये यहाँ पर ही रहा, जिस वजह से हमें ऐसा फील हुआ कि वो बैकवर्ड फॉल हुआ है, बट वो अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे उसकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रहना चाहती थी। सो द सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो इस सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट में रहना पसंद करती है और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हॉर्स के साथ मूव हो जाएगी, जिस वजह से जो राइडर है वो हॉर्स बैक से नीचे गिर जाता है। So now move on to the next question. Let's start with the next question, that is, an athlete runs some distance before taking a long jump. एक एथलीट है
जैसे कि आपको पता है एथलीट्स का काम होता है रन करना, जंपिंग एंड गेमिंग, ओलंपिक्स में जाना। तो इन चीजों में जो हमारा एथलीट है वो एक लॉन्ग जंप लेने से पहले काफी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दैट मीन्स वो काफी दूर से भागता हुआ आता है एंड देन वो जंप करता है। तो ऐसा क्यों होता है? द ए पार्ट इज ही गेन्स एनर्जी टू टेक हिम थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस, कि वो एक एनर्जी को गेन करता है कि वो भागे, एक एनर्जी इकट्ठी कर ले, उसके बाद वो लॉन्ग डिस्टेंस जो सो है वो जंप करे तो जंप ज्यादा लंबी होगी। या बी पार्ट, इट हेल्प्स हिम टू अप्लाई लार्ज फोर्स, कि वो उसे हेल्प करता है ताकि वो लार्ज फोर्स लगा सके उस जंप के लिए। द सी पार्ट इज बाय रनिंग एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इंक्रीज, कि उसके भागने के एक्शन से उसकी जो रिएक्शन फोर्स है कि भागने से उसकी जंप ज्यादा होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। या डी पार्ट कि बाय रनिंग द एथलीट गिव हिमसेल्फ लार्ज इनर्शिया ऑफ मोशन, कि भागने से जो एथलीट है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में इनर्शिया ऑफ मोशन मिल जाएगा, कि रनिंग की पोजीशन में उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे लॉन्ग जंप कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है दैट इज द डी ऑप्शन, क्योंकि एथलीट जब भागेगा कॉज एनर्जी गेन तो है नहीं, वो एनर्जी लूज कर रहा है भागने की वजह से, फोर्स भी ज्यादा वो नहीं लगा पाएगा अगर वो एनर्जी लूज कर देगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, कि भागने की वजह से एथलीट के पास बहुत ज्यादा इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगा, जिसकी वजह से जब वो एकदम से जंप करेगा तो उसके रेस्ट में आने के लिए उसकी बॉडी उसे मोशन नहीं रहने को कहेगी, उसका इनर्शिया ऑफ मोशन एक्ट करेगा और वो रेस्ट पे नहीं आना चाहेगा, जिस वजह से पहले वो उसे लॉन्ग जंप देगा ताकि वो उस लॉन्ग जंप में वो आराम से रेस्ट पर आए। सो स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। सो यहाँ पर जो डी पार्ट है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, आपके एक मूविंग ऑब्जेक्ट का इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है, कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा एक बॉडी का इनर्शिया होगा और जितना कम उसका इनर्शिया है उतना कम उसका मास है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से हमें क्या पता लगता है? दैट इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज द बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वही एक करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ना ही इनर्शिया स्पीड पर डिपेंड करता है, ना ही इनर्शिया मोमेंटम पे डिपेंड करता है और ना ही इनर्शिया शेप पे डिपेंड करता है। इनर्शिया ओनली मास पे डिपेंड करता है। सो द बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Newton's first law of motion says that a moving body should continue to move forever unless some external forces act on it. But a moving cycle comes to rest after some time if we stop paddling it. Can you choose the correct reason for the stoppage of the cycle? So students क्वेश्चन ये है कि हमारा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें कहता है कि आपकी अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी फॉर एवर तक, अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती वो तब तक रेस्ट पर नहीं आएगी, अपना मोशन चेंज नहीं करती। बट अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में लें तो जब एक साइकिल चल रही होती है तो वो कुछ देर बाद अपने आप ही रेस्ट पर आ जाती है जब हम उसे पैडल करना बंद कर देते हैं, या अगर कोई कार भी मूव करती है हम उसे एक्सेलरेट करना बंद कर देंगे तो वो कुछ टाइम बाद एक स्लो स्पीड पे आ जाएगी, शायद वो रेस्ट पे ही आ जाएगी। सो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि ऐसा क्यों होता है, कि वो साइकिल क्यों रुक जाती है। सो द ए पार्ट इज एयर रेजिस्टेंस की वजह से, जो एयर है हवा का रुकावट आता है। बी इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, की जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ उसकी वजह से, फ्रिक्शन रोड की फ्रिक्शन की वजह से, या एनवायरमेंट की हीट की वजह से। स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो कि साइकिल की ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑल द टाइम एक्ट करती है, सो वो कोई रीजन नहीं है साइकिल का रेस्ट पे आने का, ना ही फ्रिक्शन ऑफ द रोड एक्ट करती है, ये जो इसका रीजन है दैट इज द एयर रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि हमारी जो एयर रेजिस्टेंस है वही एक्ट करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ द रोड भी कोई रीजन नहीं है, हीट ऑफ द एनवायरमेंट भी कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये सारी फोर्सेस ऑल द टाइम एक्ट करती है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। कि आपकी अगर साइकिल इस फर्दर डायरेक्शन पे मूव कर रही है, दिस इज द साइकिल, और ये साइकिल आपकी यहाँ मूव कर रही है, तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसको रोकती है ऑपोजिट डायरेक्शन से, जिसकी वजह से वो साइकिल के लिए
रुकावट बनती है. सो इफ वी स्टॉप पैडलिंग इट, द एयर रेजिस्टेंस विल स्टॉप द साइकिल स्लोली. वो स्लो एक्ट करती है, इसलिए धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और साइकिल आपकी रेस्ट पे हो जाती है. और अगर वही एयर इस साइड में होती है तो कई बार आप नोटिस करेंगे कि आपको एकदम से स्पीड अप मिलता है, एकदम से आपको हवा मिलती है और फिर साइकिल की स्पीड ज्यादा हो जाती है. सो यहाँ पर जो द करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट, दैट इज एयर रेजिस्टेंस. कि air resistance is the reason that why cycles stop after some time if we stop paddling it. Now move on to the next question, that is, when a balloon held between the hands is pressed, its shape changes. This happens because क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब आप बैलून को अपने दोनों हाथों के बीच में प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. और ऐसा क्यों होता है? द ए पार्ट इज बैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बैलून. जो बैलून पे बैलेंस फोर्सेस एक्ट करती हैं उनकी वजह से. बी इज अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बैलून, की बैलून पर अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट करती हैं. C is frictional forces acting on the balloon, की बैलून पे frictional forces act करती हैं. या D is gravitational force acting on the balloon, कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है बैलून पर. सो स्टूडेंट्स, इसका क्या रीजन होगा? आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीजन होगा कि आपका जो बैलून है आप उसको जब दोनों हाथों के बीच में प्रेस करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है. सो इसका रीजन क्या होगा? स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप बैलून है, ये आपका बैलून है, आप इस साइड से आप एक हाथ से प्रेस कर रहे हैं और एक इस साइड से, अगर आपकी दोनों फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगी, अगर ये एक्ट करेंगी तो बैलून कभी भी फटेगा नहीं, वो एक ही साइड पे चला जाएगा, प्रेस होगा. ये फटेगा ही तब जब दोनों तरफ से इसको जो फोर्सेस मिल रही हैं वो इक्वल होंगी. और इक्वल होने की वजह से ये बैलून वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाता और जिसकी वजह से वो बर्स्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा या अपनी शेप चेंज कर लेता है. सो इट शेप चेंजेस बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर. क्योंकि अगर प्रेशर एक तरफ से आता, दूसरी तरफ से कम होता तो वो उस साइड मूव कर जाता, उसकी शेप चेंज नहीं होती. शेप कब चेंज होती है? जब दोनों तरफ से उस पर बैलेंस फोर्सेस लगती हैं, दोनों ही फोर्सेस बराबर हैं, तो वो उसकी शेप चेंज करने पर उसे मजबूर कर देती हैं, उसको प्रेशराइज कर देती हैं, जिस वजह से बैलून अपनी शेप चेंज करेगा और ज्यादा प्रेशराइज करने पर वो बैलून फट भी सकता है. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, the seat belts are provided in the car so that if the car stops suddenly due to an emergency braking, the person sitting on the front seats are not thrown forward violently and saved from getting injured. Can you guess the law due to which a person falls in forward direction on the sudden stopping of the car? So students, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया है वो ये है कि आपने देखा होगा आपको कार्स में सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाती हैं ताकि अगर कार रुके तो आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग की वजह से आपको चोट ना आए, आप आगे को ना गिरे एकदम से और आप इंजर्ड ना हो. सो आपको गेस करना है कि ये कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि एक पर्सन आगे की डायरेक्शन में फॉल होगा अगर आप कार को रोकते हैं. द फर्स्ट लॉ, द सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो ये चारों ही लॉ न्यूटन ने दिए हैं. सो आपको बताना है न्यूटन का कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि अगर कार, एक मूविंग कार एकदम से स्टॉप होगी, सो जो पर्सन उसके अंदर बैठा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होगा. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको जो हमारी प्रीवियस थ्योरी है उसमें हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी नहीं किया है. हमने सिर्फ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी किया है. वैसे तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बट ये क्वेश्चन जब आप आगे सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ लेंगे तो भी इसका जो आंसर है आपको समझ में आएगा कि जो फर्स्ट लॉ है वही ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है सो वो मोशन में ही रहना पसंद करती है अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है. क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन कुछ और कहते हैं जो कि किसी भी तरह से हमारे जो गिवन हमें क्वेश्चन है उसको प्रूफ नहीं करते, उसको रीजन नहीं देते हैं. सो द आंसर करेक्ट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है सो वो मोशन में ही रहेगी और रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगी अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती. सो इस केस में जब वो कार मूव कर रही है तो वो कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो मोशन में है, सो इस वजह से उसके अंदर के जो पैसेंजर्स हैं वो भी मोशन में है. कार एकदम से स्टॉप आई, दैट मीन्स कार की तरफ से उन पर्सन्स पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगी. अब उन्हें रेस्ट पर तो आना है बट वो अपने मोशन में ही रहना पसंद करेंगे ड्यू टू इनर्शिया, जिसकी वजह से वो अपने मोशन में ही रहेंगे, जिस वजह से वो आगे फॉरवर्ड मूव होते हैं कार के ब्रेक अप्लाई होने के बाद पर भी, उसके बाद वो रेस्ट पर आते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ए पार्ट, Newton's first law of motion. Now move on to the next question. Name which has more inertia, rubber ball or a stone of same size.
सो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, हमने पढ़ा था इनर्शिया, मतलब इनर्शिया में हमने पढ़ा था कि इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है एक ऑब्जेक्ट की, कि वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना पसंद करता है, मोशन में है मोशन में रहता है। हमने स्टूडेंट्स, आपको याद हो अपनी प्रीवियस वीडियो में एक और चीज पढ़ी थी कि हमारा जो इनर्शिया होता है, दैट इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, कि जितना हैवी वो मास होगा उतना ज्यादा ही उसका इनर्शिया होगा। मींस अगर एक पेड़ है, पेड़ कितना हैवी होता है, तो उस पेड़ का मोशन चेंज करना, मींस उसको रेस्ट से मूवमेंट में लाना इज मच मोर डिफिकल्ट कि हम एक छोटी सी बॉल को उठा के कहीं और फेंक दें और वो रेस्ट पे हम उसका चेंज कर दें। सो दैट मीन्स कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा, हमें जो क्वेश्चन दिया है वहां पे आपको एक रबर बॉल दिया, जो आपको पता है कि मास ऑफ रबर बॉल इज लेस देन द मास ऑफ द स्टोन। स्टोन एज कंपेयर टू यहाँ से बहुत हैवी होता है, जिसकी वजह से होगा ये कि आपका जो मास है वो रबर बॉल का कम है, जिसमें मीन्स उसका इनर्शिया भी कम होगा, और जो स्टोन का साइज है उसका मास ज्यादा है, दैट मीन्स आपका स्टोन का मास ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। सो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा, स्टोन हैज मोर inertia. Now move on to the next question, that is, so the question is, name one example of Newton's first law of motion. So students, पहली बात, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी किसी मोशन में है, सो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगी, किसी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो वो उसी स्पीड से मूव करेगी, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, हम इसका क्या एग्जांपल दे सकते हैं? इसका हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था, कि जब हमने कार की बात करी थी कि वो कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है और उसने सडनली ब्रेक्स अप्लाई किए, तो जो पैसेंजर्स उसके अंदर थे वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो जिस चीज के लिए हमने सीट बेल्ट प्रोवाइड की है, कि सीट बेल्ट पहनने की वजह से ड्राइविंग के वक्त पे ये चीज नहीं होती। सो इसका जो एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, दैट इज कि हम सीट बेल्ट पहन ले कार के अंदर विद ड्राइविंग। सो इसमें क्या है कि आपका जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो अप्लाई रहेगा, कि जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। सो इसका आंसर आप ये दे सकते हैं, दैट wearing a seat belt in a moving car. Wearing a seat belt in a moving car while driving it. ड्राइविंग के वक्त सीट बेल्ट पहनने की वजह से आपको वो जर्क फील नहीं होगा, आप आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे। सो this is the correct answer for this question. Now move on to the next question, that is, name one example of inertia at direction. So इनर्शिया एट डायरेक्शन का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, कि अगर आपकी बॉडी एक डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करती है, अनलेस आप उसे चेंज नहीं करते। आप उसको एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो एक बॉडी का इनर्शिया है, दैट इज उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहेगी। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर एक पर्सन मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप एक जा रहे हैं, आप आगे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी बॉडी उस कार के साथ साथ सीधी डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ही वो कार इधर टर्न होगी आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका मोशन चेंज हुआ कुछ नहीं, आप इस डायरेक्शन में चेंज नहीं हुए, आप बॉडी आपकी यहाँ कार यहाँ गई तो आपको लगा कि आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, उससे ऑपोजिट में। बात ये थी स्टूडेंट्स कि आपकी बॉडी को आदत थी इस डायरेक्शन की, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, सडनली आपकी कार ने मूवमेंट चेंज किया, जिस वजह से आपको मूवमेंट चेंज करवाया जा रहा है, पर आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करी है, जिस वजह से वो यही डायरेक्शन फॉलो करेगी और कार हो गई है टर्न, जिस वजह से आपको वो टाइम लगेगा उस टर्न में आने में, जिस वजह से आपको फील होता है कि आप दूसरी डायरेक्शन में मूव हुए, पर आपकी बॉडी बेसिकली वो जो पहली डायरेक्शन थी जो स्ट्रेट जा रही थी वो उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करती है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस क्वेश्चन, बट हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल देंगे दैट इज मड थ्रू रोटेटिंग व्हील्स, कि जब कीचड़ एकदम से उछलता है, जब गोल पहिए घूमते हुए कीचड़ में जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो व्हील्स जाने की वजह से मड बाहर निकल आता है, क्योंकि वो जो व्हील्स है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, उसको मूवमेंट में लेके आ रहे हैं। सो मड
through rotating wheels. So this is the example for inertia of direction. और आप ये example भी लिख सकते हैं कि जब हम कार को मूव करते हैं, that is turn the car, so हम भी दूसरी डायरेक्शन में मूव होते हैं. So now move on to the next question, that is name one example of inertia at motion. So inertia at motion क्या होता है? अगर हम थ्योरी क्लास में जाएं तो हम अगर प्रीवियस वीडियोस में जाके देखें तो हमने inertia of motion क्या पढ़ा था कि एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करती है, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके आप उसको रेस्ट पे ना लेके आओ. तो एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि अगर वो मोशन में है वो उस मोशन में ही रहना पसंद करेगी. तो हम इसका क्या एग्जांपल दे सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, अगर एक पर्सन ट्राई कर रहा है कि वो बस से नीचे उतर जाए, मींस एक रनिंग बस से, तो क्या होगा? वो आगे की तरफ गिरेगा. पर्सन ट्राइंग टू गेट डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड. होगा क्या? वो आगे की तरफ गिर जाएगा. होगा क्या? क्यों? ये क्यों होगा? क्योंकि बस पे वो मोशन में था और वो एकदम से रेस्ट पे आना चाहता है, पर वो बस के अंदर मोशन में था. तो इस वजह से होगा क्या कि वो आगे की डायरेक्शन में गिरेगा, वो उस मोशन को नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे क्या है? एक पर्सन है जो एक बस के अंदर है. ये बस इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी. इस पर्सन को करना क्या है कि इसे यहाँ से नीचे उतरना है या फिर इसे रुकना है. तो ये बस रुकेगी, ये पर्सन भी इसके साथ मोशन में है. बस रुकने की वजह से ये आगे की तरफ गिरेगा क्योंकि जो बस है वो रेस्ट पर आ गई, पर ये पर्सन का इनर्शिया ऑफ मोशन इसे कह रहा है कि मुझे मोशन में ही रहना है. वो वहीं पे ही फिक्स हो गया है कि मुझे मोशन में रहना है. तो जिस वजह से एकदम से जब उस पर प्रेशर पड़ा कि नहीं बस रेस्ट पे आई है, ब्रेक्स अप्लाई हुए हैं, तो ये पर्सन आगे की तरफ गिर जाएगा. So this is the example for inertia at motion. Now move on to the next question. Name one example of inertia at rest. Inertia at rest. Students, inertia at rest का back to example हमने theory में पढ़ा था, that is of fruits fall down due to inertia of rest when the branches of a tree are shaken. ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं या फिर आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जब आप नेट होता है आपका, जब आप एक नेट है सपोज यहाँ पर. सो स्टूडेंट्स, इनर्शिया एट रेस्ट में आप दे सकते हैं. याद है आपने पढ़ा था कि हमने एक नेट लिया था, उसके ऊपर पत्ते गिरे हुए थे ऊपर हवा की वजह से, और जब आपने उस पे कोई बॉडी गिरती है तो वो नेट नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं, पत्ते वहीं रह जाते हैं. या फिर आप देखें कि आप एक ब्लैंकेट है, आप ब्लैंकेट में बहुत डस्ट होता है और आप ब्लैंकेट में जब आप कोई भी स्टिक उस पे मारते हैं तो उस वजह से डस्ट पार्टिकल्स उसमें से निकल जाते हैं. होता ये है कि वो ब्लैंकेट बैकवर्ड की डायरेक्शन में मूव हो जाता है इफ दिस इज अ ब्लैंकेट, और यहाँ से आप एक स्टिक उस पे मारते हैं तो ये ब्लैंकेट पीछे की डायरेक्शन मूव होगा. वो जो डस्ट था वो अपने रेस्ट पे रहने पे करेंगे कि हम रेस्ट पे ही रहे ड्यू टू इनर्शिया रेस्ट, और वो नीचे गिर जाएंगे क्योंकि ब्लैंकेट आपका पीछे की तरफ मूव हो जाएगा. या फिर इनर्शिया रेस्ट एग्जांपल है फ्रूट्स. फ्रूट्स जो होते हैं वो ब्रांचेस में रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट पे होते हैं. जब हम कोई भी स्टिक मारते हैं या ब्रांचेस शेक होती हैं, ब्रांचेस मूवमेंट में आती हैं, जिस वजह से फ्रूट अपना रेस्ट पे ही रहना पसंद करते हैं, वो ब्रांचेस के साथ मूवमेंट नहीं देते, जिस वजह से वो नीचे गिर जाते हैं. So this is the example कि fruits fall down due to inertia of rest when the branches are shaken. So हम ये examples यहाँ पर दे सकते हैं inertia of rest के लिए, that fruits fall down due to inertia of rest, due to inertia of rest when the branches are shaken. When the branches of a tree are shaken. Now move on to the next question, that is name the units of inertia. Students, units क्या होते हैं? Inertia किस पे डिपेंड करता है? Inertia depends on मास ऑफ द बॉडी, कि जितना हैवी मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा. सो मास के यूनिट्स क्या होते हैं? केजी. दैट मींस इनर्शिया डिपेंड्स ऑन केजी. सो इनर्शिया के यूनिट्स क्या हुए? इनर्शिया के यूनिट्स है केजी. या फिर अगर आपका मास ग्राम्स में है सो आप ग्राम्स में भी ले सकते हैं. सो आपका जो बेसिकली मास का जो यूनिट है दैट इज इनर्शिया यूनिट. सो दोनों की यूनिट मास के इनर्शिया के सेम होते हैं. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Speed is required to put a stationary body in motion or to stop a moving body. So students, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बोला गया है कि स्पीड जो है
वो रिक्वायर्ड होती है एक बॉडी के लिए, ताकि अगर एक बॉडी स्टेशनरी बॉडी है उसको मोशन में लाने के लिए या उसको स्टॉप करने। सो स्टूडेंट्स, स्पीड रिक्वायर्ड तो होती है कि अगर आपकी स्टेशनरी बॉडी है उसको मोशन में लाना, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तब स्पीड अप होगी, बट स्टॉप पर लाने के लिए आपको स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि आपको कभी भी स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मोशन में लाने के लिए उसे स्पीड नहीं देनी पड़ेगी, आपको बेसिकली फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो बॉडी मोशन में आए और वो स्पीड अप हो। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, फोर्स रिक्वायर्ड होती है एक स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लाने के लिए या फिर एक बॉडी को रोकने के लिए। तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्पीड की जगह पे हम फोर्स का यूज करते हैं टू पुट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग body. Now move on to the next question, that is, it is always necessary that the two bodies can exert force on one another only when they are in contact. So students, हमें जो क्वेश्चन बोला गया है उसमें हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। द क्वेश्चन इज कि क्या ये जरूरी है कि ये हमेशा जरूरी होता है कि दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स तभी एक्सर्ट करेंगी जब वो कांटेक्ट में आएंगी, मीन्स वो एक दूसरे को टच करेंगी, वो तभी वो दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉल्स, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने के लिए बॉडी का कभी भी कांटेक्ट में रहना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द टू बॉडीज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर ओनली व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, बिकॉज इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करती है, आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट होता है, इफ दिस इज अ मैग्नेट, तो आपका ये मैग्नेट है वो फोर्स एक्सर्ट करता है नेल्स पे। कोई भी आयरन की नेल्स है, कील है या कोई भी आयरन का पीस है, आपकी कीलें ही समझ लो, आप इसके पास रखोगे तो ये अपने आप इसको अट्रैक्ट कर लेगा कि ये इसके पास आ जाए। तो यहाँ पर तो कोई कांटेक्ट में नहीं आया, फिर भी इसने अपनी फोर्स एक्सर्ट करी और इस नेल को या आयरन पीस को अपनी तरफ क्लोज लेके आया। यहाँ पर जो आयरन पीस है उसने उतना ही इक्वल और ऑपोजिट फोर्स दिया मैग्नेट को कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर ये दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं, बट यहाँ पर इनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, बॉडीज को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं होती। सो जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़े तो वहां पे पॉजिटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी कभी कांटेक्ट पे नहीं आते, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे बट ये कभी कांटेक्ट में नहीं होते। या फिर आप कह लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हम कहते हैं अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर भी ये अट्रैक्ट कैसे हो रही है, तो दूर पड़े हुए हैं तो क्या फर्क पड़ता है दूर पड़ने से इनके बीच में फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बट ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं। तभी हम बोलते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो बॉडीज को फोर्स अप्लाई करने के लिए या फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं होता। So now move on to the next question. The sum of the movement of objects before the collision is equal to the product of the movement after collision before there is no external force acting on the object. So students, यहाँ पे हमें बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कोलाइड कर रहे हैं और आफ्टर द कोलिजन की मीन्स जब हमने ये दो ऑब्जेक्ट्स थे ये अलग अलग थे, इनका तब जो सम आएगा उनके मूवमेंट का, और जब ये कोलाइड करने के बाद जब ये अलग अलग हो गए तब जो सम आएगा दैट इज बिफोर द कोलिजन। ये दोनों ही जो है इक्वल होंगे जब अगर इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स, क्योंकि जो मूवमेंट होता है द सम ऑफ द मूवमेंट ऑब्जेक्ट्स बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट आफ्टर कोलिजन बिफोर देयर इज। बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि जो सम है मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, अगर दोनों के मूवमेंट का सम सेम है तो वो आफ्टर द कोलिजन भी सम ही सेम होगा उनका। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे, फोर्स एक्ट करती तब हम कह सकते थे कि उसमें कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ कोई डिजिट या कोई फाइनाइट अमाउंट ऐड हुई है, कुछ लगा है, पर जब कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही तो आफ्टर द कोलिजन भी उन दोनों का सम सेम रहेगा, ना कि उनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। सो यहाँ पर भी सम ही सेम होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स कि प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर सम आएगा। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If two or more forces act on an object and they do not change the state of rest or motion of the object, then such forces are called unbalanced forces. So students, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है दैट इज कि अगर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है पर वो उस ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट की स्टेट है या फिर अगर वो मोशन में, दैट मीन्स उसका स्टेट को चेंज नहीं करती, तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं या बैलेंस्ड फोर्सेस हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो दोनों अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं हो सकती। अगर एक बॉडी पर दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वो बॉडी का मोशन चेंज नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स वो बैलेंस फोर्सेस है। सपोज अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन से भी दे रहे हैं फोर्स, इस पे भी दे रहे हैं, इनमें से कोई भी अगर फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो जो बॉडी है वो उस डायरेक्शन में ही मूव हो जाएगी जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स होगी। बट ये बॉडी मूव कब नहीं करेगी, जब दोनों डायरेक्शन से, अगर यहाँ से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और यहाँ से भी 10 न्यूटन लग रही है, तो ये बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 10 न्यूटन अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रही है, जिसकी वजह से नेट फोर्स बॉडी पे 0 हो जाता है और बॉडी मूव नहीं करती है। मोशन पे भी सेम केस हो जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं इन्हें हम बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। सो हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है, द स्टेटमेंट इज incorrect, so this statement is false. Now move on to the next question. For balanced forces we need at least two forces to act on object. कि बैलेंस फोर्सेस के लिए हमें एटलीस्ट दो फोर्सेस चाहिए हैं ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सके कि हमारी एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, तभी हम उन्हें बैलेंस फोर्सेस बोल सकते हैं। सो इट इज ट्रू, पता है, क्योंकि फोर्स बैलेंस ही कब होगी, एक फोर्स तो बैलेंस नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स दूसरी तरफ से फोर्स लगेगी तभी वो बैलेंस होगी। सो यस, इट इज ट्रू कि हमें दो फोर्सेस की जरूरत होती है बैलेंस फोर्सेस के लिए, तभी फोर्सेस दोनों लग सकती हैं और बैलेंस हो सकती है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reasoning. So assertion is that no force is required by the body to remain in any state. अगर एक बॉडी को अपनी स्टेट में रहना है, चाहे वो फिर रेस्ट पे है चाहे वो मोशन में है, उसे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती उस पर्टिकुलर स्टेट में रहने के लिए। और इसका रीजन ये दिया हुआ है कि इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सेलरेशन की एक फाइनाइट वैल्यू हो। सो स्टूडेंट्स, जो असर्शन है वो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, और असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। इसका जो रीजन है वो इसलिए क्योंकि फोर्स जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, और अगर कोई भी जो बॉडी है वो अपने उस पे रहना चाहती है तो वो रह सकती है। सो मींस असर्शन तो ट्रू है, और इसका रीजन ये कि यस इट इज ट्रू कि अगर हमें बॉडी के स्टेट को चेंज करना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, अनलेस उसको अगर फोर्स नहीं लग रही है तो बॉडी अपनी स्टेट में ही रहेगी। और जो आपको रीजन दिया हुआ है वो यह यहाँ पे ये होना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, सो एक्सेलरेशन वहां पर 0 हो जाती है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन पे स्टूडेंट्स जब स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी सो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल्स टू 0 हो जाती है। सो बेसिकली रीजन ये है, और फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी असर्शन ट्रू है, रीजन आपका फॉल्स है, और हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि फोर्स इज रिक्वायर्ड कि वो बॉडी के चेंज को चेंज कर सके, बॉडी की स्टेट को चेंज कर सके। और जो यूनिफॉर्म मोशन है बॉडी का वो ये है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो एक्सेलरेशन वहां पे 0 हो जाती है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है ये हमारा फॉल्स है क्योंकि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी नहीं है जो बॉडी का सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकती, वो कोई भी हो, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ डायरेक्शन है, कोई भी अगर वो है तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कोई भी मोशन चेंज नहीं कर सकती। सो हमें जो स्टेटमेंट दी है ये दैट और सिर्फ इस ओनली की वजह से, अगर ये ओनली नहीं होता तो शायद ये स्टेटमेंट ट्रू होती, ओनली की वजह से कि सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट ही नहीं है, इनर्शिया मोशन और डायरेक्शन को भी चेंज, उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो भी चेंज नहीं होता। सो इट स्टेटमेंट इज फॉल्स। और जो हमें रीजन दिया गया है दैट रीजन इज ट्रू कि एक बॉडी अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करती जब तक उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। अगर एक्सटर्नल फोर्स भी बैलेंस्ड होगी तो वो बॉडी चेंज नहीं होगी, तो वो एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बेसिकली जो रीजन है वो ये है कि इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, वो एक वैसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपना आपको चेंज नहीं कर सकती, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर स्टेट ऑफ मोशन है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Give one point of difference between balanced and unbalanced forces. So students, दोनों के बीच में balanced और unbalanced forces के बीच में क्या difference होता है? Balanced forces basically कौन सी forces होती हैं जो एक body को change नहीं करती? So जब when forces act on a body from all sides are equal, कि अगर एक body पर forces चाहे यहाँ से लग रही हैं, above से, side से, नीचे से, जहां मर्जी से लगे, अगर वो forces
इक्वल लग रहे हैं और वो बॉडी का सारे इफेक्ट्स को कैंसिल कर रही है। मीन्स अगर एक यहाँ से फोर्स लग रही है तो ये फोर्स इक्वल है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, ये फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो जब वो फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे, हम उन्हें बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर वो फोर्सेस एक दूसरे को इक्वल कैंसिल नहीं करती, वो इक्वल नहीं है, देन वो अनबैलेंस फोर्सेस है। तो बेसिकली अगर फोर्सेस इक्वल है तो वो बैलेंस फोर्सेस है, और अगर फोर्सेस अनइक्वल है और वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती, दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, so उस केस में हमारा जो होगा दैट इज नोन एज unbalanced forces. So from here I think it is clear that what is balanced force and unbalanced forces, and there is one difference, that is the main difference, that balanced forces are equal forces and they both cancel each other, and unbalanced forces are unequal forces which do not cancel each other. Now move on to the next question, that is name the force which is responsible for change in position or state of an object. So ऐसी कौन सी फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी स्टेट को चेंज करने में? सो स्टूडेंट्स हमें पता है कि फोर्सेस टू टाइप्स की होती हैं, दैट वाज बैलेंस्ड फोर्सेस, फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्सेस एंड द नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो स्टूडेंट्स जब हम बैलेंस फोर्सेस की बात करते हैं, सो हमें पता है कि बैलेंस फोर्सेस इक्वल फोर्सेस होती हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका मूवमेंट नहीं होता, मींस कोई भी चेंज नहीं होता, ना पोजीशन में ना स्टेट में। बट अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं? ये अनइक्वल फोर्सेस होती हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाती, दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। कोई एक फोर्स ज्यादा ही हो जाती है, सो नेट फोर्स कुछ ना कुछ बॉडी पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास चेंज आता है। तो बेसिकली हमें क्या पता लगा, किस फोर्स की वजह से चेंज आता है? हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से हमारे पास चेंज आता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन पोजीशन एंड स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, state the meaning of recoil velocity of a gun. So students, recoil velocity से हम क्या समझते हैं? बेसिकली recoil velocity गन की जो होती है वो velocity होती है with which a gun moves backward. मींस ये अगर आपकी सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये आपकी एक गन है, यहाँ पे उसका ट्रिगर है, ये बुलेट है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पर्सन है जो उस बुलेट को फायर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पर्सन है बेसिकली, जिसने अपने हाथ में इस बुलेट को पकड़ा हुआ है। सो होगा ये कि जब ये इस बुलेट को फायर करेगा, सो बुलेट आगे की डायरेक्शन में जाएगी, पर ड्यू टू कि जब ये बुलेट आगे जाती है, इस गन का एक पीछे की तरफ को एक बैकवर्ड फोर्स लगती है, ये कुछ थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करती है जब बुलेट फायर होती है। सो जब ये बैकवर्ड जो ये मूव करती है, जिस वेलोसिटी से ये बैकवर्ड मूव करती है, हम उस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। बेसिकली जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, दैट वाज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, what are the two essential effects it can produce? जब एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई होती है तो कौन से ऐसे दो essential effects हैं जो एक बॉडी प्रोड्यूस करती है? बेसिकली फोर्स अप्लाई करने पर एक बॉडी के साथ क्या क्या होता है, आपको ऐसे कोई दो इफेक्ट्स बताने हैं। सो स्टूडेंट्स जब भी आप एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट इज कि इट कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज, उसकी बॉडी की स्टेट, मतलब उसके स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज लेके आती है, कोई भी फोर्स हो। सो बेसिकली वो एक बॉडी को डिफॉर्म कर देगी, इट कैन डिफॉर्म अ बॉडी, पहला चेंज तो अब ये आएगा, एंड इट कैन चेंज इट शेप, वो उसकी शेप को चेंज कर देगा, इट कैन चेंज इट्स शेप। So, यहाँ पे होगा क्या, उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the scientist who proved for the rest time that object move with constant speed when no force act on them? कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये कहा, किस चीज को प्रूव किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो तब तक वैसे ही रहेगा जब तक उस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती। अगर नो फोर्स एक्ट ऑन देम तो वो वैसे ही रहेंगे, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। सो द साइंटिस्ट नेम वाज गैलीलियो। सो स्टूडेंट्स जो साइंटिस्ट था उसका नाम है गैलीलियो। सो गैलीलियो वाज द साइंटिस्ट जिसने ये कहा था कि फॉर द रेस्ट टाइम जो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो उसी में स्पीड से मूव करेगा
जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट दी थी गैलीलियो ने। द साइंटिस्ट वाज गैलीलियो, और गैलीलियो के ही चीजों को लेकर न्यूटन ने फर्दर उस चीज को प्रूव किया और अपने लॉज दिए थे। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स कितने टाइप के इनर्शिया होते हैं? बेसिकली इनर्शिया की जो टाइप्स हैं जो हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, दोज वर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इनर्शियाज होते हैं। द इनर्शिया इज ऑफ 3 types of inertia. The first is inertia of rest, the second is inertia of motion, and the third is inertia of direction. So now move on to the next question. Define unbalanced forces. So students, अब तक हम इतनी definitions पढ़ चुके हैं कि हमारा unbalanced forces क्या होता है, कि I hope it is clear, well known कि unbalanced forces क्या होती हैं, जो हमारी एक बॉडी पर अनइक्वल फोर्सेस एक्ट करती हैं और वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकती, दे डू नॉट कैंसल ईच अदर, और वो बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे, मींस वो बॉडी में चेंज लेके आए। तो ये जो 3 चीजें हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस के लिए। सो बेसिकली अनबैलेंस्ड फोर्सेस की डेफिनेशन क्या हुई? फोर्स दैट कैन चेंज अ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है वो होती हैं जो अनइक्वल ना हो, दैट इज अनइक्वल हो, बॉडी कैंसिल कर दे, एक दूसरे को कैंसिल ना करे, मींस नेट फोर्स 0 ना हो रही हो और वो एक बॉडी में चेंज लेकर आए। So now move on to the next question, that is define balanced forces. So balanced forces कौन सी forces होती है? Balanced forces are 2 forces acting on an object from opposite directions. कि वो अगर ये आपका object है उस पे opposite direction से act करती है. If this is moving in this direction, so the another force is acting opposite to the फर्स्ट फोर्स, और ये साइज में इक्वल होती है, मींस अगर यहाँ से 10 न्यूटन लग रहा है सो यहाँ से भी 10 न्यूटन फोर्स ही एक्ट करेगी। सो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं। सो एनी टाइम जो बैलेंस फोर्सेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट को स्टिल रखती हैं, वो उसको मूव नहीं करने देती। तो इस केस में होता यह है कि बैलेंस फोर्सेस फर्स्ट वो इक्वल होती हैं, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। एंड द थर्ड पॉइंट, ये एक बॉडी में कोई भी चेंज नहीं लेकर आती। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मींस अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या फिर वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इफ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, दैट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो उसी कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होती, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगी सो वो बॉडी जो है वो अपना मोशन चेंज कर देगी। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइन इनर्शिया, राइट इट्स एसआई यूनिट। सो इट्स बेसिकली इनर्शिया क्या होता है स्टूडेंट्स? एक इनर्शिया एक क्वांटिटी है जो एक बॉडी की टेंडेंसी को एक्सप्रेस करती है कि वो अपनी उस पर्टिकुलर पोजीशन में रहेगा, मींस उस बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अनएबल होती है टू चेंज इट्स मोशन और चेंज इट्स रेस्ट मोशन और डायरेक्शन। तो इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अनेबल होती है टू चेंज इट्स मोशन, अनेबल टू चेंज itself from the state of rest, change itself from the state of rest, motion और डायरेक्शन। सो वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रेस्ट पे है, मोशन में है या वो डायरेक्शन में है। और इसके जो एसआई यूनिट्स होते हैं दैट इज केजी, that is kg. So SI units of inertia are is kg. Now move on to the next question. Which of the following has more inertia? So students आपको यहाँ पे A, B, C parts दिए जिनमें से आपको बताना है कि किसका inertia ज्यादा है।
फर्स्ट हम ये पार्ट की बात करते हैं, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। दोनों ही सेम साइज के, आपको एक रबर बॉल दी हुई है और आपको एक स्टोन दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रबर बॉल जो है उसका मास कम होगा और आपका जो स्टोन है मास सेम साइज पे, उसका मास ज्यादा होगा। तो जिस वजह से आपका स्टोन का सेम साइज ऑफ स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो कि आपका जो बाईसाइकिल है उसका वेट कम होगा एज कंपेयर टू ट्रेन। बाईसाइकिल को आप फिर भी धक्का देके मूव कर सकते हैं, बट आप ट्रेन को मूव नहीं कर सकते। सो ट्रेन का जो इनर्शिया है वो ज्यादा होगा। एक 5 रुपी कॉइन और एक 1 रुपी कॉइन, ऑब्वियस सी बात है 1 रुपी कॉइन लाइट वेट होता है और 5 रुपी कॉइन हैवी होता है। तो स्टूडेंट्स, हम 5 रुपी कॉइन का जो इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। So now move on to the next question, that is, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. क्यों ऐसा होता है कि जो leaves हैं वो detach हो जाती हैं tree से, अगर हम continuously या vigorously हम branch को shake करते जा रहे हैं तो वो जो leaves हैं वो टूट जाती हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है, जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो है इनर्शिया का। बेसिकली इनर्शिया क्या करता है, वो जो एक बॉडी अगर मोशन में है तो उसको उसी में रहने देता है, वो उसको चेंज नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये होता है कि जो लीव्स हैं ट्री के वो डिटैच हो जाते हैं और जब हम ब्रांच को विरोग्रॉसली शेक करते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो ब्रांच है वो शेक हो जाती है, वो टू एंड फ्रो मूव करती है, बट इनर्शिया की वजह से जो लीव्स हैं वो रेस्ट पोजीशन में रहना पसंद करते हैं। सो बेसिकली जो लीव्स हैं वो रेस्ट पर रहना पसंद करते हैं और आप ब्रांच को मूवमेंट में ला रहे हैं, आप उसे मोशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो मोशन में आना पसंद नहीं करते और वो टूट जाते हैं, ब्रांच के साथ मूव नहीं करते। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes at a stop and fall backward when it accelerates from rest? So students, इसका भी रीजन सेम है। हमने पिछले क्वेश्चन में बोला कि हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली होता ये है स्टूडेंट्स कि जब बस मूव कर रही है, सो बस मोशन में है, उस मोशन की वजह से आप भी मोशन में है, मीन्स आपकी बॉडी भी मोशन में है। पर जब बस ने ब्रेक्स अप्लाई किए, व्हेन बस ने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए हैं, तो उसकी वजह से वो रेस्ट में आ गई, बट आपकी जो बॉडी है वो मोशन में रहना ही पसंद कर रही है, जिस वजह से बस तो रुक गई एक पोजीशन पे, पर आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव हुई, जिस वजह से आप फॉरवर्ड मूव हो जाते हैं और आगे की तरफ को गिरते हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Why all cars are provided with seat belts? सारी कार्स पे सीट बेल्ट क्यों होते हैं? बेसिकली सीट बेल्ट आर फॉर अस, ताकि हम इंजर्ड ना हो, क्योंकि कार में जब आप कभी भी इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, बेसिकली जब भी आप कार में इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो उस ब्रेक की वजह से होगा ये कि आपका जो व्हीकल है वो एकदम से रुक जाएगा। ब्रेक अप्लाई होने के बाद व्हीकल एकदम से रुकेगा, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे, जिसकी वजह से आपको इंजर्ड आ सकते हैं, आपका जो सर है वो शायद डैशबोर्ड से हिट हो सकता है, जिसकी वजह से आप इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सीट बेल्ट दी होती है ताकि आप आगे की तरफ को ना गिरे और आप इंजर्ड ना हो। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, State any 3 changes that a force brings about on a body and give one example. So since 3 changes जो एक force लेके आती है, उनके examples with example. First change is वो एक body की speed को change करती है, that it can change the speed of the object. जिसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि अगर एक बॉल है वो बहुत धीमी चल रही है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, एक बॉल अच्छी खासी स्पीड, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर जाती है, तो अगर बॉल स्पीड पर है तो वो रुक जाती है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। सो एक बॉल फ्रिक्शन की वजह से एक बॉल स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। द बी पार्ट इज कि वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है एक ऑब्जेक्ट की। तो होता है ये स्टूडेंट्स की क्रिकेट में क्या होता है, अगर हम इसके एग्जांपल दें तो क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मींस अगर एक क्रिकेटर ने बॉल सामने से बॉलर ने फेंकी और जो क्रिकेटर है उसने फोर्स अप्लाई किया, बैट से उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। सो इन क्रिकेट बैट्समैन हिट द बॉल टू चेंज द डायरेक्शन। सो हम यहाँ पे क्रिकेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज जो चेंज आता है दैट इज चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है। जैसे कि आप अगर एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रिंग की शेप चेंज होती है। So, आपकी जो स्ट्रिंग है दैट इज स्ट्रेचिंग अ
स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग किस शेप में होती है, कुछ इस शेप में होती है, और जैसे ही आप उसको फोर्स लेके स्ट्रेच करते हैं वो इस शेप में आ जाएगी। तो जिस वजह से आपने क्या किया, उसकी शेप चेंज कर दी फोर्स की वजह से। बेसिकली फोर्स की वजह से ये 3 चेंजेस आते हैं, स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप, जो मेन चेंजेस हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, द मैन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट रिसीव्स मोर इंजरी व्हेन ही फॉल्स ऑन सीमेंटेड फ्लोर रेदर देन ही फॉल्स ऑन अ हीप ऑफ सैंड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चीज रिस्पॉन्सिबल है दैट इज इट्स मोमेंटम। बेसिकली होता ये है कि अगर आपका एक मैन है, वो फॉल होता है एक सीमेंटेड पे। सीमेंटेड, आपको पता है सीमेंटेड फ्लोर बहुत ही हार्ड होती है। हार्ड होने की वजह से मैन एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका एक मास है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होता है। मींस मोमेंटम एक स्ट्रेंथ बताता है, मोमेंटम हमें एक फोर्स की स्ट्रेंथ बताता है। फोर्स जितनी कम होगी उतना ज्यादा बॉडी कम इंजर्ड होगी। मींस वेलोसिटी कम या मास कम होने की वजह से, जैसे कि अगर कोई हल्की चीज है वो नीचे गिर रही है, उसका मास कम है, सो इस वजह से उसकी फोर्स भी कम होती है, उसको चोट नहीं आएगी। बट अगर मास हैवी है और ऊपर से वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाती है, सो मोमेंटम मीन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है फोर्स की, जिस वजह से बहुत ज्यादा चोट आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैन है उसका वेट तो ज्यादा है ही, बॉडी ऑफ अ मैन इज वेरी लार्ज। सो जब वो ऊपर से फॉल हो रही है एक हाइट से फॉल होने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। जब वो एक सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेगा तो उस वक्त पे वो एक सॉलिड है, वहां पे जाके उसकी वेलोसिटी एकदम से 0 हो जाएगी, जिस वजह से उसको एकदम से सडन शॉक लगेगा, जिसकी वजह से वो इंजर हो जाएगा। और उसी की जगह पे अगर यहाँ पे एक मिट्टी का ढेर होता है तो वो उस मिट्टी के ढेर में अंदर को घुस जाएगा, और उस घुसने की वजह से उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, तो उसे चोट कम आएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इस पे घुसने की वजह से जब तक वो इनसाइड इसके अंदर जाएगा, वो उसको एक तरह की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक ऊपर ही फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट, कि वो नीचे की तरफ धीमी स्पीड में जाए, जिसकी वजह से उसकी स्पीड धीमे धीमे चेंज होगी, धीमे धीमे कम हो जाएगी, और वो जाके एक पॉइंट पे रुक जाएगा, जिसकी वजह से उसे कम इंजरी आएगी बेसिकली। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the reason when a bullet fired on a glass window makes a fine hole while a stone smashes when he hits it? होता ही है स्टूडेंट्स, हमें रीजन बताना है कि जब हम एक बुलेट को फायर करते हैं ग्लास विंडो पे तो वो एक फाइन सा होल बन जाता है। बट अगर उसी जगह हम एक पत्थर फेंकते हैं, तो जब पत्थर उस पे फेंकते हैं तो वो शीशा पूरा ही टूट जाता। स्टूडेंट्स, इसका रीजन ये है कि जो आपका ग्लास है वो रेस्ट पे है। आपने एक बुलेट फायर की, वो बुलेट जब इस डायरेक्शन में आ रही है उसकी वेलोसिटी आपको पता है, एज कम्पेयर टू आप स्टोन को फेंकते हैं तो आपकी जो स्टोन की वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी से बहुत कम होती है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज वेरी लेस देन द बुलेट स्पीड। सो बुलेट की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है कि जब वो इस ग्लास से टकराएगी, सो ग्लास में एक फाइन होल इस वजह से आता है कि वो अपनी वो वेलोसिटी ग्लास को देगी। ग्लास रेस्ट पे रहना पसंद करे क्योंकि वो इतनी सडनली इतनी स्पीड होती है कि वो जस्ट इन सेकेंड्स क्रॉस कर जाएगी ग्लास को, जिससे ग्लास जो है वो अपने आप को रेस्ट पे रहना पसंद कर रहा है। वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो ग्लास को ज्यादा देगी नहीं, ग्लास में चेंज ही नहीं आएगा, तो वो उतने होल को तोड़ के उस पे से निकल जाएगी और ग्लास अपने आप को रेस्ट पे रखना पसंद करेगा। पर जब स्टोन का केस आता है तो वेलोसिटी इतनी कम है स्टोन की एज कम्पेयर टू बुलेट कि वो पूरे ग्लास को हिला देती है, जिस वजह से वो पूरा ग्लास ही टूट जाता है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain how does Newton's first law gave the qualitative definition of force? स्टूडेंट्स, क्यों हम कहते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है? बेसिकली फोर्स क्या होता है? फोर्स पुल एंड पुश और स्ट्रेंथ जो हम लगा रहे हैं एक बॉडी की शेप चेंज करने में या उसमें कोई भी चेंज लाने में, दैट इज कॉल्ड फोर्स। और न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें बोलता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन अ मोशन एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो उसी स्पीड से मूव करेगी, या रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी अनलेस उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। सो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी आप उसको चेंज कर सकते हैं, और बेसिकली फोर्स की भी डेफिनेशन यही है। दैट्स व्हाई द रीजन कि हम बोलते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स की, क्योंकि वो बोलता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है सो वो उसी मोशन में रहेगी, उसी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है। और यही डेफिनेशन हमें फोर्स की भी होती है कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का चेंज हो जाती है, उसमें चेंज आएगा, उसमें कोई मोशन में या उसके रेस्ट पे चेंज आता है। So that's why Newton's first law gave us the qualitative definition of force. With this video, we came to an end of this video. So I hope you like it.
So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends. If you haven't subscribed the channel till now और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो you can subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for the further notifications. So me Mansi signing off. We meet in the next video with a new session. So till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, and for more information, please visit on our website, that is diaeducates.com.